लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और प्रोग्राम भी तो उमर माहिर ने नहीं ना किया, उस्मान डार ने कर दिया। इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ये सारे कागज़ात रिजेक्ट कर, फॉर एग्ज़ाम्पल उमर माहिर का नाम है उसके एक्सेप्ट हो चुके हैं, फिर उनके क्यों नहीं करवाए? इनके साथ कोई पर्सनली दुश्मनी है? देखिए एडीसीआर साहब रिवार्ड के तौर पे हमारे कागजात नामजदगी रिजेक्ट करें डीसी सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। सियालकोट में NA-71 के सबसे जो तगड़ा मुकाबला है सियालकोट का देखने में आ रहा है, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और रेहाना डार के दरमियान था। लेकिन पांचों हलकों समेत रेहाना डार के भी जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद किए जा चुके हैं। तो क्यों मुस्तरद कर दिए गए? इसकी मेन वजह क्या है? क्या मेरिट पर मुस्तरद किए गए हैं? किसने मुस्तरद करवाए हैं? इसका हल क्या हो सकता है? क्या दोबारा अपील कर सकते हैं? ये कहाँ जाके अपील कर सकते हैं? ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ इस वक्त डार ब्रादरान के वकील मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं एडवोकेट ताहिर सुल्तान। हम उनसे बाकायदा गुफ्तगू कर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या मामला हो रहा है ये? बस देखें आपके सामने सारी चीज़ें हैं। पहले तो हमें कागजात नामजदगी जमा करवाने नहीं दिए गए। पहले दिन आपने देखा हमारी कैंडिडेट साहिबा के घर पे फोर्स और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स थी। फिर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ईमेल्स की, कुछ एप्लीकेशन हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को दी। फिर जाके हमें दूसरे दिन जाके रसाई मिली कि हम अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकें। स्क्रूटनी के टाइम हमारे ऊपर कोई एतराज़ नहीं आया, हमारे कागजात नामजदगी पे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं आया। मुझे आरओ साहब ने कहा कि जी आप 4 बजे आ जाएँ, आपको रसीद वगैरह दे देते हैं, एक्सेप्टेंस की जो भी उनका फ़ैसला था, ठीक है जी। तो जब 4 बजे आए हैं तो एक मुबैना इंतकाल निकल आया है और कुछ ड्यूज़ पेंडिंग थे, वो लेके आ गए। हमने कहा जी ठीक है, अगर ड्यूज़ पेंडिंग है तो कोई नहीं, हम चेक कर लेते हैं। हमने जाके फैक्ट्री में चेक किया तो सोशल सिक्योरिटी का क्लियरेंस का सर्टिफिकेट 28/12/2023 का वहाँ पे मौजूद था। वो हमने लेके आरओ साहब को दिया और मुबैना इंतकाल के बारे में हमने कहा कि ये हमारा है ही नहीं, ना हमने आज तक कोई जगह ली है इस मौजूदा गोदपुर में, ना हमारा इससे कंसर्न है, ना कभी हमने किसी बंदे को नुमाइंदा मुकर्रर किया है, ना हमने कभी इस जगह का कब्ज़ा लिया है, इसके बारे में कोई पेमेंट की है, कोई ऐसा मामला नहीं है। आप खुद सोचें गौरी साहब कि एक ऐसी फैमिली जो करोड़ों रुपए का पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस करती है, जी जी जिनकी फैक्ट्री एकड़ों पर मुहित है जी जी और शहर के वेल नोन लोग हैं वो, उन्होंने अपनी हर चीज़ डिक्लेयर की हुई है। और रेहाना डार साहिबा फैक्ट्री वीआईपी वियर्स में शेयर होल्डर हैं और उनकी रिटर्न के अंदर तमाम चीज़ें डिक्लेयर हैं और एक छोटा सा 10 मरले वो कैसे छोड़ सकते हैं? ये एक बोंडा इल्ज़ाम हम पे एक मुबैना इंतकाल, महकमा माल और मुखालिफ कैंडिडेट ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के दस्ते रास्त नसीर अहमद ने खुद साख्ता जालसाजी करके ये हम पे डाला। ये कैसे जेलसाजी हो सकती है? मतलब के पास फर्द मौजूद था, टेस्टेड कॉपी थी फर्द की, तो उस पे उमर डार का नाम भी मेंशन था, रेहाना डार का नाम भी मेंशन था। जब आप फ़र्द इश्यू होता है ना, फ़र्द के पीछे इंतकाल होता है। पहले किसी शख्स के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती, उसके बाद फ़र्द इश्यू होता है, ठीक जी है? जी जब आप इंतकाल को सामने रखेंगे, इंतकाल की जब जो ही आपको तस्वीर आएगी, आपको समझ आ जाएगी कि ये ओवरराइट हुआ है, ये जगह-जगह पे कटिंग हुई है, ठीक है। ये हमारा नाम बाद में शामिल किया गया है। क्योंकि जो मैंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैडम रेहाना डार साहबा के साथ की थी, उसमें मैंने जिस दिन हमारा वो इंतकाल हम पे डाला गया, उस दिन की मुख्तलिफ इंतकालात की कॉपीज़ मैंने मीडिया को दिखाई थी कि ये तरीक़ाकार है, मुश्तरी ख़त्म जहाँ पे मुश्तरी का नाम ख़त्म होते हैं, उसके बाद रेवेन्यू ऑफ़िसर का ऑर्डर शुरू होता है। ठीक है। तो हमारा नाम रेवेन्यू ऑफ़िसर के ऑर्डर के ऊपर प्रिंट किया गया है, हाथ से लिखा गया है, स्याही भी नहीं मिलती, ठीक है जी, कलम भी नहीं मिलता, वो रातों रात किया उन्होंने। तो ताहिर भाई मुझे ये बता दें, अब यहाँ से तो मुस्तरद हो चुके सोशल सिक्योरिटी के ना देंदा और इनके एक प्रॉपर्टी है वो नहीं इन्होंने रिटर्न में ऐसा शो ही की, बस इतना सा। ये रेहाना डार साहब पे इतना ही है, ठीक ठीक है। है जी। और इसके बाद इसका मामला कैसे हल हो सकता है? क्या आपको उम्मीद है कि ये हाई कोर्ट? इंशाल्लाह जी हमें इंसाफ की तवक्को है हाई कोर्ट से, लेकिन उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। जब कागज़ात नामज़दगी आप रिजेक्ट करते हैं, तो जब एप्लीकेशन कैंडिडेट देता है कि हमें इसकी मुसद्दक़ा नकूल दी जाएँ, क्योंकि हाई कोर्ट में मुसद्दक़ा नकूल लेके जाना है, जी उस ठीक पे है। भी हमने 30/12 को एप्लीकेशन दे दी आरओ साहब को। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड भी एप्लीकेशन भी मौजूद है यहाँ पे। आरओ साहब ने अलाउ भी किया है चीज़ ना ठीक कि है। जी ठीक है, इनको नकलें दे दें। लेकिन आज
1 जनवरी 2024 हो गई है और तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है, हमें अभी तक कोई नकल नहीं दी गई। मैं फिर गया था डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन जो सियालकोट में। ठीक है। बदकिस्मती ये है कि जो हमारे आरओ साहब थे, एडीसीआर साहब, उनको इलेक्शन कमीशन में रूल्स को पस से पुश डाल के रिवार्ड के तौर पे हमारे कागजात नामजदगी रिजेक्ट करने डीसी सियालकोट का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। अच्छा। और डीसी सियालकोट डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी था। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मैं अभी इलेक्शन कमीशन से होकर आया, उन्होंने कहा जी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के अभी तक किसी के ऑर्डर नहीं हुए। ठीक है जी, अब डीसी साहब तो चले गए हैं, फिर हमें मजबूरन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन जाना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने भी, आप ये मेरे पास एप्लीकेशन है, उन्होंने भी डायरेक्ट किया है आरओ साहब को कि जी इनको नकूल दें, ये जाएं जाके अपील करें, हाई कोर्ट जो भी फैसला करे। ठीक है, अपील के लिए आपके पास कितने दिन है अभी? अपील हम जी 3 दिन होते हैं जी, 1, 2 और 3 तारीख तक। उसके बाद फैसला कब तक उसके आ बाद जाता है? 10 तारीख तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारे फैसला आ जाएगा। फैसले तो शेड्यूल। इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ये सारे कागज़ात रिजेक्ट करवाए, उनके आगे जो भी उनका पर्सन था, बंदा है नसीर, तो उन्होंने उसके ज़रिए पीछे उनकी पावर थी। लेकिन अगर इनके ही करवाने होते तो बाकी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत से नाम हैं ऐसे जिनके एक्सेप्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल उमर माहिर का नाम है, उसके एक्सेप्ट हो चुके हैं, फिर उनके क्यों नहीं करवाए? इनके साथ कोई पर्सनली दुश्मनी है? देखिए, जिनसे डर खौफ होता है उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए जाते हैं, अदरवाइज तो कोई मसला नहीं। आप देखें पूरे सियालकोट की सूरत हाल देख लें, मेन फर्स्ट ईयर की जितनी लीडरशिप है, वो गुलाम बाद साहब हों, वो अली असद मली साहब हों, वो ब्रिगेडियर असलम गुमन साहब हों, वो रेहाना डार साहबा हों, इन सब के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर नहीं, दी। एक जानिब तो कहा जा रहा है कि वोट तो सिर्फ इमरान खान का है, फिर ये फेसेस आगे आके इनकी जगह कोई और भी खड़ा होगा, क्या इमरान खान तब नहीं सामने आएगा, इनका देखें, मुकाबला करेगा? वर्कर जो पीटीआई का वर्कर है ना, वो ट्रू लीडरशिप की तरफ जाता है। ठीक है। जिन्होंने 9 मई के सानहा के बाद मारें खाई हैं, जिनके घर टूटे हैं, जिनकी फैक्ट्री बर्बाद हुई है, जिनका सारा बिजनेस तबाह किया है, कुछ लोगों ने ख्वाजा आसिफ की माँ पे किया है। ठीक है जी, बाकी हलकों में जो कुछ नहीं हुआ। उमर माहिर साहब के साथ क्या हुआ है? पीटीआई का हिस्सा है, हमने उनको पीटीआई से बाहर निकाला। ठीक है, पीटीआई का हिस्सा है, लेकिन उनके साथ कुछ हुआ है। जितनी मेन लीडरशिप है, वो इमरान खान से लेके शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, आप जितने भी नाम ले लें बड़े, ठीक है जी, उस्मान डार साहब, जो इनके साथ हुआ है, ये कोई वजह थी तो कोई इनके साथ किया? नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और प्रोग्राम भी तो उमर माहिर ने नहीं ना किया, उस्मान डार ने कर दिया। लेकिन उमर माहिर साहब का एक ट्वीट तो बड़ा वाज़ेह है, 14 मई के डेट को एक बड़ा उन्होंने पार्टी से लातल्की का इजहार किया था, और आपने भी देखा होगा वो। बिल्कुल ठीक है जी, देखा। तो उस जब एक पार्टी से लातल्की का इजहार कर दिया तो फिर उसको स्पेयर कर दिया गया। जिन्होंने लातल्की का इजहार नहीं किया उनको विक्टिमाइज कर रहे हैं। इसका मतलब है 2 दिन रह गए हैं, अगर आपको इधर से नकल मिल जाती है तो ठीक, वरना आप पिटीशन भी दायर नहीं कर सकते। नहीं, हम इंशाल्लाह इसके खिलाफ भी, ये जो भोंडी हरकत कर रहे हैं कि हमें नकल नहीं दे रहे, इसके खिलाफ भी हाई कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ भी पिटीशन कर रहे हैं। जैसे सबको अपनी दे रहे हैं पिटीशन के जी हमें नकूल फ्राहम नहीं की जाए, इनको डायरेक्ट किया जाए कि हमें नकूल फ्राहम की जाए। उस दिन ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के जब कागजात जमा हो रहे थे, स्क्रूटनी हो रही थी बजरिया नुमाइंदा, तब मैंने उनको, उन्होंने कहा जी कोई इतराज़, मैंने कहा इतराज़ अवाम ने करना है, हमने नहीं करना। हम कहते हैं आए मैदान में, अच्छा, मुकाबला आपकी जानिब करें, से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पर कोई इतराज़ था नहीं है। किया हम गया? कहते हैं आए, जिनको इतराज़ है वो 8 तारीख को बताएंगे आपको कि हमें क्या क्या इतराज़ात हैं। यही इन्फॉर्मेशन थी कि क्यों उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए, हर कोई यही जानना चाहता था, और ये क्या आगे एक्सेप्ट हो सकते हैं या नहीं, इसके बाद इनके पास क्या क्या ऑप्शंस बचती हैं। अगर फॉर एग्जांपल रेहाना डार के नहीं होते तो रूबा डार क्या मैदान में है? इंशाल्लाह उनके भी मुस्तरद हो गए हैं? उनके भी मुस्तरद हो गए, उनकी भी अपील पे जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हमें उम्मीद है कि अदलिया, आला अदलिया हमें इंसाफ देगी इंशाल्लाह। इंसाफ के हवाले से ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।